हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप एजी 507 का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में फल एवं रोपण फसलों का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की संभावनाओं का विस्तार वर्णन कीजिए। और ऐसा यह क्वेश्चन है कि 100% एग्जाम में आने का इसका चांस है, ठीक है, क्योंकि कोई भी पेपर आप उठाकर देखेंगे इस सब्जेक्ट का, एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा है। कोई भी पेपर देख लीजिए, मैं पिछले 7 साल के पेपर को देखा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, भारत में फल एवं रोपण फसलों का महत्व, फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप जो है उसका महत्व बताना है, वर्तमान स्थिति बताना है, उसके बाद भविष्य की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उसको बताना है। बहुत शॉर्ट में इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका महत्व देखेंगे। तो पहला, खाद्य सुरक्षा। फल और रोपण फसलें विटामिन, खनिज और फाइबर का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। एक कुपोषण और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, पहला हमने देखा महत्व के बारे में कि जो फल और रोपण फसलें होती हैं एक खाद्य सुरक्षा में मदद करती हैं। फल और रोपण फसलें विटामिन, खनिज और फाइबर का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। ये कुपोषण और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे बॉडी में। ठीक है, अगला है आर्थिक महत्व। तो फल और रोपण फसलें किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ये रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फल और जो रोपण फसलें होती हैं ये किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ये रोजगार देते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दूसरा महत्व था। अगला है तीसरा महत्व, पर्यावरणीय महत्व। देखिए, मैं एकदम छोटा छोटा बता रहा हूँ, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से। अगला पर्यावरणीय महत्व। तो फल और रोपण फसलें पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, मतलब खींच लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यह तो हो गया महत्व के बारे में, मैंने इतना आसानी से आपको बताया, समझ में आ गया होगा। पहला महत्व खाद्य सुरक्षा, मतलब कि हमें खाने के लिए उपयोगी होता है, इसको खाने से हमारे शरीर में कुपोषण और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है। ठीक है, फिर हमने बताया आर्थिक महत्व। तो फल और रोपण फसलों की खेती करके किसान जो है अपना आय कमाता है और लोगों को रोजगार मिलता है इससे। उसका हमने बताया पर्यावरणीय महत्व। तो फल और रोपण फसलें पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यह तो हो गया महत्व के बारे में। आगे देखेंगे इनका करंट कंडीशन या प्रेजेंट पोजीशन बोल सकते हैं। तो उत्पादन उत्पादन के आधार पर देखेंगे इसकी वर्तमान स्थिति। तो भारत में फल और रोपण फसलों को दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना गया है। ठीक है, भारत जो है फल और रोपण फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब विश्व में पहला एक देश है, उसके बाद दूसरा देश अपना भारत है। ठीक है, 2022 में भारत में 96.4 मिलियन टन फल और 30.4 मिलियन टन रोपण फसलों का उत्पादन किया गया। सन 2022 में इसका काउंट किया गया था, इसको देखा गया था। तो 2022 में भारत में 96.4 मिलियन टन फल और 30.4 मिलियन टन रोपण फसलों का उत्पादन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्षेत्र के हिसाब से। तो भारत में फल और रोपण फसलों के लिए 9.34 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र समर्पित किया गया। ठीक है, 9.34 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों पर फल और रोपण फसलों का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख फल कौन कौन से हैं भारत में उगाए जाने वाले? तो आम हो गया, केला हो गया, अंगूर, संतरा, नाशपाती, ऐसे ही बहुत सारे फल हैं। तो 2-3 फल को आप लोग जानते रहिए कि फ्रूट कौन सा होता है, प्लांटेशन क्रॉप कौन सा होता है। और प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सा है? तो चाय हो गया, कॉफी, रबर, नारियल आदि, ये सब भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, तो फ्रूट क्रॉप में आपका आम, केला, अंगूर, संतरा, रोपण प्लांटेशन क्रॉप में चाय, कॉफी, रबर, नारियल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभी तक हमने जितना बताया उतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अभी इसमें भविष्य की संभावनाएं। भविष्य की संभावनाएं, तो पहला है सरकारी पहल।
तो सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की है। भारत सरकार जो है उन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य फल और रोपण फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता को सुधार करना। जिसका उद्देश्य क्या है? फल और जो रोपण फसलें हैं उनके उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार लाना। आगे है बढ़ती मांग। तो जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे फलों की मांग भी बढ़ेगी, इसलिए बढ़ती मांग के अनुसार हमें अपने उत्पादन को भी बढ़ाना होगा। तो भारत की बढ़ती आबादी और बढ़ती आय के कारण फल और रोपण फसलों की मांग में वृद्धि होने की भी उम्मीद है। अगला है नई तकनीक। तो नई तकनीक का उपयोग करके फल और रोपण फसलों को उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। यह आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो था वह पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरा पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि देखिए बार बार मैं इसलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। आप लोग देखेंगे वहां से आकर तो बताएंगे क्या आया था क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग बताइएगा अभी कि आया था कि नहीं। तो देखते हैं, फिर से जल्दी समझिएगा। महत्व हमने पहले बताया, तो पहला महत्व खाद्य सुरक्षा, दूसरा महत्व आर्थिक महत्व, तीसरा पर्यावरणीय महत्व। खाद्य सुरक्षा मैंने बताया कि फल और रोपण फसलें जो होती है उनको हम लोग उपभोग करते हैं, खाते हैं। इससे हमारे शरीर में विटामिन, खनिज, फाइबर का अच्छा स्रोत प्रदान होता है और कुपोषण और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जो होती है दूर होती है हमारे शरीर से। हमने आर्थिक महत्व में बताया कि फल और रोपण फसलों की खेती करके किसान जो है आय कमाता है, लोगों को रोजगार देता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने बताया पर्यावरणीय महत्व में फल और रोपण फसलें जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है, जिससे क्या होता है पर्यावरण शुद्ध होता है और जो अशुद्धियां हैं वह अशुद्धियां कम होती है। उसके बाद हमने बताया वर्तमान स्थिति। तो उत्पादन के आधार पर भारत जो है फल और रोपण फसलों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2022 में भारत में 96.4 मिलियन टन फल और 30.4 मिलियन टन रोपण फसलों का उत्पादन किया गया था। इसके लिए 9.34 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है समर्पित किया गया है। प्रमुख फल आम, केला, अंगूर, संतरा। प्रमुख रोपण फसल चाय, कॉफी, रबर, नारियल है, जो कि भारत में मुख्य रूप से उगाया जाता है। फिर हमने बताया भारत भविष्य की संभावना है। तो भविष्य की संभावना में सरकारी पहल में मैंने बताया कि सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है फल और रोपण फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता को सुधार करना। उसके बाद मैंने बताया बढ़ती मांग। तो भारत की बढ़ती आबादी और बढ़ती आय के कारण फल और रोपण फसलों की मांग में वृद्धि होने की भी उम्मीद है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मतलब मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। अगला है नई तकनीक। तो नई तकनीक का उपयोग करके फल और रोपण फसलों को उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन नारियल की खेती का सविस्तार वर्णन कीजिए, जिसको मैंने करवा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन सेब की खेती का सविस्तार वर्णन कीजिए, ठीक है। सेब की खेती का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो अब सेब की खेती के बारे में देख लेंगे इसी वीडियो में। अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा, मतलब ज्यादा वीडियो ज्यादा तो सब लोग देख नहीं पाते इसकी वजह से। तो सेब की खेती के सविस्तार वर्णन। तो सेब का बोटेनिकल नेम होता है माइलस डोमेस्टिका, ठीक है। क्या होता है? माइलस डोमेस्टिका या माइलस प्यूमिला, दोनों होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो माइलस डोमेस्टिका दिखेगा, कहीं कहीं पर माइलस प्यूमिला दिखेगा, तो दोनों है। सेब का बोटेनिकल नेम माइलस डोमेस्टिका। फैमिली रोजेसी, कौन सी फैमिली है? रोजेसी, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड बराबर 34, और इसका ऑरिजिन मध्य एशिया या दक्षिण पश्चिमी एशिया माना जाता है। तो यह इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी होगी। सेब का बोटेनिकल नेम माइलस डोमेस्टिका, फैमिली रोजेसी, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड बराबर 34, ओरिजिन दक्षिण पश्चिमी एशिया। वैरायटी की बात करें तो गोल्डन डिलीशियस, ठीक है, गोल्डन डिलीशियस, रेड गोल्ड, रिचर्ड, बिनोनी, रोम ब्यूटी, फैनी आदि जो है सेब की विभिन्न किस्में हैं जो कि अच्छा उत्पादन देने वाली हैं, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो सेब एक ठंडी जलवायु का फल है। ग्रीष्म ऋतु में 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान जो होता है इसके लिए उपयुक्त होता है। 21 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान जो होता है सेब के लिए उपयुक्त होता है। भूमि की बात करें तो सेब की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मृदा चाहिए, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 तक होता है, ठीक है। जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 तक होता है। ऐसी मिट्टी जो होती है सेब की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा सेब का बोटेनिकल नेम माइलस डोमेस्टिका, फैमिली रोजेसी, क्रोमोसोम नंबर 2 बराबर 34, ऑरिजिन दक्षिण पश्चिम एशिया, वैरायटी गोल्डन डिलीशियस, रेड गोल्ड, रिचर्ड, बिनोनी, रोम ब्यूटी, फैनी। क्लाइमेट मैंने बताया कि सेब ठंडी जलवायु का फल है, जिसके लिए ग्रीष्म ऋतु में 21 डिग्री के मध्य तापमान उपयुक्त होता है। इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 उपयुक्त होती है। आगे देखेंगे इससे प्लांटिंग के बारे में। तो रोपण के लिए एक 1 बाई 1 मतलब
एक बोल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई भी बोल सकते हैं इसको। मतलब समझने का मतलब यह है कि 1 मीटर लंबाई होनी चाहिए, 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए और 1 ही मीटर गहराई भी होनी चाहिए। इस आकार का गड्ढा खोदकर प्रत्येक गड्ढे में 40 किलोग्राम गोबर की खाद और 500 किलोग्राम सुपर फास्फेट डालते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें हम पौधे को लगाते हैं। रोपण का जो अंतर होता है वह जो प्रयुक्त मूलवृंत होता है, रूट स्टॉक होता है, उस पर निर्भर करता है। यदि आप बीजू पौधे को लगा रहे हैं, ठीक है, यदि आप बीजू पौधे को तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए 6 से 7 मीटर के अंतर पर पौधे को लगाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा फिर से समझिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो। रोपण के लिए 1 बाई 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदकर प्रत्येक में 40 किलोग्राम गोबर की खाद और 500 किलोग्राम सुपर फास्फेट डालते हैं। रोपण का अंतर मूल वृत्त पर निर्भर करता है। रोपण का जो अंतर होता है वो मूल वृत्त पर निर्भर करता है। बीजू पौधों पर तैयार किए गए पौधे 6 से 7 मीटर के अंतर पर लगाए जाते हैं। मतलब जो पौधा बीज से तैयार किया गया है उसको 6 से 7 मीटर के अंतर पर लगाया जाना चाहिए। आगे देखेंगे सिंचाई। ठीक है, सिंचाई तो ज्यादातर सेब की सिंचाई वर्षा के जल के द्वारा ही हो जाती है। ज्यादातर जो सेब होता है वह ढाल पर स्थित होने के कारण वर्षा के जल से ही सिंचाई मतलब सिंचित हो जाता है, सिंचाई हो जाता है उसका। समतल घाटियों में सिंचाई जो होती है वह सुविधाजनक होती है। सेब में सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था होती है वह अप्रैल से अगस्त तक होती है। फल लगते यदि नमी कम हो तो सिंचाई करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में 7 से 10 दिन के अंतराल पर भी सिंचाई की जाती है। ठीक है, कुछ स्थानों पर सेब में ड्रिप इरिगेशन की जाती है जो कि काफी लोकप्रिय है, जिससे 1695 लीटर जल का प्रति वृक्ष उपभोग होता है। ठीक है, और यदि ड्रिप इरिगेशन के अलावा दूसरे इरिगेशन मेथड का यूज करते हैं तो 3840 लीटर प्रति वृक्ष जो होता है पानी लगता है। तो यह हो गया सिंचाई के बारे में कि ज्यादातर सेब जो होता है वर्षा के जल द्वारा सिंचित हो जाता है। इसमें सिंचाई की क्रांतिक अवस्था अप्रैल से अगस्त तक होती है। फल लगते यदि नमी की कमी हो तो सिंचाई कर देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। आगे देखेंगे सधाई एवं काट छांट, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। हो सकता है कि दे दे वर्णन करने में कि ट्रेनिंग क्या होता है, प्रूनिंग क्या होता है, तो समझ लीजिएगा ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या होता है। तो सेब में काट छांट जो होता है वह किस्म व प्रयुक्त मूल वृंत पर निर्भर करता है। जो वैरायटी है सेब की उस पर और रूट स्टॉक पर निर्भर करता है सेब की जो काट छांट होती है वो। अच्छा, सेब की काट छांट क्यों किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग क्यों की जाती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं समझिएगा। उद्देश्य इसका होता है अच्छी गुणवत्ता वाली भारी फलत की धारण क्षमता वाली मजबूत ढांचा प्रदान करना, प्रति वर्ष नियमित फलन प्राप्त करना, पत्तियों और फलों की अधिकतम सतह को सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में लाना, वृक्ष की वृद्धि को इस प्रकार नियंत्रित करना कि धूप में झुलसन से उनका बचाव हो सके, साथ ही साथ छिड़काव व फसल की तुड़ाई ऐसी क्रियाएं आसानी से संपादित हो सके। इसलिए इसमें ट्रेनिंग की जाती है, इसलिए इसको उस अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये तो अगर ट्रेनिंग। आगे देखेंगे काट छाट। ठीक है, या इसको प्रूनिंग भी बोल सकते हैं। तो वानस्पतिक वृद्धि तथा अस्पर विकास के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित काट छाट जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वानस्पतिक वृद्धि जो रहा है वह और अस्पर विकास के मध्य संतुलन को बनाए रखने के लिए नियमित काट छाट किया जाता है। सामान्यतः इसमें क्या किया जाता है कि जो पुरानी व मृत घनी शाखाएं होती है उनको हटा दिया जाता है और ऊपर की ओर बढ़ रही शाखाओं को काट देते हैं, ताकि जो उनमें से निकलने वाली पार्श्व शाखाएं हों वह प्राप्त हों। जब अग्र प्ररोह अपनी वांछित ऊंचाई से 2.5 मीटर ऊंचाई तक चला जाता है या प्राप्त कर लेता है तो उससे होने वाली वृद्धि को काटते रहते हैं और फलत कर रही शाखाओं को छोड़ देते हैं। यह तो हो गया ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के बारे में। आगे देखेंगे देख रेख। तो पेड़ के आसपास की जो स्थान है जिसको आप बीड मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, खरपतवार नियंत्रण भी बोल सकते हैं इसको। तो पेड़ के आसपास के स्थान को साफ रखते हैं, इसके लिए खुरपी से सफाई करनी चाहिए या मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक रूप से यदि नियंत्रण करना है तो आपको ग्रामेक्सोन या पैराक्वाट 0.5% का छिड़काव खरपतवार निकलते समय छिड़काव करना चाहिए, जो कि निकलने वाले खरपतवार को नष्ट कर देता है। आगे देखेंगे थिनिंग या विरलीकरण। तो विरलीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह एक सेब का पौधा है। ठीक है, इस सेब के पौधे पर 500 फल लग गए हैं, मतलब 5000 फल लग गए हैं, लेकिन 5000 फल जो है बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस 5000 फल को कम करके 2000 फल करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को बोला जाता है विरलीकरण या थिनिंग। ठीक है, मतलब फलों की संख्या को कम करना। तो अधिकांश किस्मों में बड़ी संख्या में फल लगते हैं जिनकी संख्या को कम करना बहुत ही आवश्यक होता है। फलों का विरलीकरण जो होता है अप्रैल मई में करते हैं। और जो फलों का विरलीकरण होता है अप्रैल मई में करते हैं,
किस्म एवं फलत के अनुसार पर 30 से 50% तक फल जो है वह कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, जब आप विरलीकरण कर दिए हैं पौधे में, तो विरलीकरण के बाद प्रति फल लगभग 30 पत्तियां वृक्ष पर होनी चाहिए और फलों के आपस में दूरी जो होती है 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, विरलीकरण करने के बाद ऐसा होना चाहिए। और फ्रूट ड्रॉपिंग कभी कभी मतलब जो सेब जो होता है वह तुड़ाई से पहले गिरने की समस्या होती है, तो यह भी 3 स्टेप में होता है। एक होता है प्रारंभिक और एक होता है बहुत छोटे जो प्रारंभिक पतन होता है या फ्रूट ड्रॉपिंग होता है वह परागण की कमी से होता है। ठीक है, किसी कमी से होता है परागण की, जो जून में भूमि में नमी की कमी और उच्च तापमान के कारण भी हो सकता है, जिसे पलवार या सिंचाई के द्वारा कम हम लोग कर सकते हैं। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे इस पॉइंट को नहीं बताया मैंने आप लोगों को। आगे देखेंगे सीधे हम लोग प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में, पादप की सुरक्षा कैसे करेंगे। तो हमारा जो सेब का पौधा होता है इसमें कई कीट और कई रोग लग जाते हैं, जिसमें पहला कीट है रुइया कीट, या इसको उली एफिड बोला जाता है। उली एफिड बोला जाता है। उल मतलब समझते हैं ना, उल उल, तो यही उली एफिड, तो इसको रुइया कीट भी बोला जाता है या उली कीट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का कीट होता है जो क्या करता है, जड़ों या वायवी भागों में रस को चूसता है। यह कीट जो होता है वह कॉलोनी के रूप में रहता है, मतलब ग्रुप में रहता है। वैसे तो यह जो कीट होता है अप्रैल से दिसंबर तक सक्रिय रहता है, परंतु अगस्त से अक्टूबर तक भी बड़ी संख्या में पाया जाता है। यदि पौधशाला में आप फलत दे रहे हैं या पौधों की जड़ों में 10 से 30 ग्राम फोलेट के दाने डालने चाहिए इसके नियंत्रण के लिए। यदि फलत देने वाले पौधे के वृक्षों पर यह कीट लग गया है तो फास्फामिडान, ठीक है, फास्फामिडान या रोगोर 0.03% घोल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा कीट लगता है सांजोस स्केल। ठीक है, सांजोस स्केल, तो यह पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाला प्रमुख कीट है। यह स्लेटी भूरी रंग के पत्तियों के रंग के छोटे कीट पतली नम शाखाओं पत्तियों के रस को चूसता है। इसके नियंत्रण के लिए डीजल ऑयल जो होता है, डीजल ऑयल आप लोग जो अपने गाड़ी में डलवाते हैं, बाइक में तो पेट्रोल डालता है, जो 4 व्हीलर में डाला जाता है, ट्रैक्टर में डाला जाता है, जनरेटर में डाला जाता है, वह वाला डीजल। ठीक है, तो इसके नियंत्रण के लिए डीजल ऑयल जो है उसका इमल्सन 4 से 6% या 0.02% क्लोरोपाइरोफास या डाईमेथोएट का छिड़काव फरवरी से नवंबर तक करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस रोग कीट से नियंत्रण पा सकते हैं। कुछ रोग भी लगते हैं जिसको मैं यहीं से बता देता हूँ, जिसमें पहला रोग है सेब का स्कैब रोग। ठीक है, एप्पल स्कैब रोग बोला जाता है। यह एक फफूंदी वेंचुरिया इनेक्वेलिस या स्पाइलोसिया पोमी के द्वारा होता है। इसके द्वारा पत्तियों के दोनों ओर हल्के भूरे या जैतूनी हरे रंग के मखमली चित्ते दिखाई पड़ते हैं, जो बाद में काले हो जाते हैं। इससे पत्तियां झड़ने लगती हैं। नए फलों पर हल्के भूरे रंग के चित्ते दिखाई पड़ते हैं, जो बाद में काले हो जाते हैं। ठीक है, तो यह पहला रोग था। उसका इसमें पिंक डिजीज भी लगता है। यह जो रोग होता है कुमाऊं क्षेत्रों में गंभीर रूप से लगता है। इसके नियंत्रण के लिए 2-2-2-5 का बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद अगला है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसके अंदर होता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही आप लोग देखिएगा। इसका चलिए देखते हैं डायरेक्ट हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब फलों की तुड़ाई या कटाई बोल सकते हैं। तो सेब में फूल फरवरी मार्च में आते हैं। ठीक है, तथा फल की तुड़ाई किस मौसम व स्थान के अनुसार अलग अलग समय पर होती है। जब फलों का रंग हल्का पीला होने लगता है तो तुड़ाई के लिए फल उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है, जब फलों का रंग जो होता है हल्का पीला होने लगता है उस समय फल जो है तुड़ाई के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। फलों की तुड़ाई जून से अक्टूबर तक की जाती है। फलों की तुड़ाई कब से कब तक की जाती है? जून से अक्टूबर तक की जाती है। और भंडारण की बात करें तो अन्य फसलों की अपेक्षा सेब का भंडारण आसान होता है। जैसे अन्य फसलें होती हैं उनको जल्द खराब होने का ज्यादा डर रहता है, लेकिन सेब जो होता है उन सभी की अपेक्षा कम खराब होने वाला होता है। मतलब अन्य फसलों की अपेक्षा सेब का भंडारण आसान होता है। शीत भंडारण 0 डिग्री सेल्सियस तापमान व 85 से 90% आर्द्रता इनकी गुणवत्ता किस्म के अनुसार 4 से 8 माह तक बनी रहती है। तो यह था सेब के बारे में, भंडारण के बारे में। तो यह 2 क्वेश्चन मैंने बताया, जिसमें पहला बताया मैंने फल और रोप फसलों का महत्व, वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाएं। दूसरा बताया सेब की खेती का सविस्तार वर्णन, जो कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कम से कम 30 लाइक कर देंगे तो उसके बाद एक वीडियो और आएगा किसी भी फ्रूट का। और धन्यवाद, जय हिंद।